माटी इंडिया जैसलमेर से 150 किलोमीटर पहले पन्नालाल जी रंगा के फलौदी स्थित थारपारकर केंद्र की यात्रा कर चुका है। अब ये सफर जोधपुर के बीचों बीच लठियाल फार्म तक पहुंच गया है। इस फार्म को बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया है। दीवार पर गजब की रंगोली की गई है, जिन्हें देखकर कोई भी मोहित हो सकता है। फार्म को काफी हद तक नेचुरल लुक देने की कोशिश की गई है। शहर के बीचों बीच इस फार्म में करीब 20 थारपारकर गौवंश रखे गए हैं। यहाँ छोटे स्तर पर ऑर्गेनिक सब्जियां भी उगाई गई हैं। यहाँ की गायें दिखाने से पहले एक बहुत जरूरी चर्चा, बहुत जरूरी डिबेट। न्यूज़ चैनल्स पर होने वाली डिबेट्स का कभी कोई हल नहीं निकलता, लेकिन माटी इंडिया ऐसी कोशिश में जुटा है जिससे गौपालकों को नई दिशा और प्रेरणा मिले। इस चर्चा में हैंडीक्राफ्ट्स के बिजनेसमैन, मशहूर गौभक्त पन्नालाल जी रंगा और टेक्निकल एडवाइजर ICICI आर सेती के डॉक्टर विक्रम व्यास जी शामिल हैं। तो शुरू करते हैं ये काम की चर्चा। आज मेरे साथ डॉक्टर विक्रम व्यास जी हैं और मेरे साथ पन्नालाल रंगा जी हैं। दोनों ही गाय पर अपने आप में एक चलती फिरती किताब है। इनका हर एक पन्ना आप पलटेंगे तो आपको कुछ न कुछ ज्ञान की गंगा वहाँ से निकलेगी। मुझे ये बताइए कि गौ पालन अगर हम आज का किसान करना चाहे तो कैसे करे और क्यों करे, क्यों ये आज के वक्त में ज़रूरी है? जैसे कि अपन लोग सभी जानते हैं कि कृषि जो है हमारे रीढ़ की हड्डी है, हमारा आर्थिक स्थिति की रीढ़ की हड्डी कृषि है। लेकिन कृषि की अगर कोई रीढ़ की हड्डी है तो पशुपालन है। चूँकि पशुपालन और कृषि जो है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कृषि होगी तो चारा होगा, चारा होगा तो कूचा होगा, कूचा बाई प्रोडक्ट होगा, वो सारे पशु के काम आएगा और जो गाय के काम आएगा। और गाय जो मूत्र करती है, गाय जो गोबर करती है, वो सारा खेती में काम आएगा। तो अगर किसान ये मिक्स फार्मिंग को अपना लें, जिसमें गाय और खेती दोनों को एक साथ जोड़ लें, तो मैं समझता हूँ कि उसकी कायाकल्प हो सकती है और उसका आर्थिक ढांचा जो है बहुत अच्छा समृद्ध हो सकता है। और जिसको हम अगर आत्मनिर्भरता की बात करें तो किसान आत्मनिर्भर हो सकता है। खेती के साथ साथ अगर पशुपालन को करें तो उससे क्या होगा कि जब दूध का उत्पादन होगा तो हमारे जो कुपोषण की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। बच्चों को अच्छा दूध मिलेगा, अच्छा घी मिलेगा। उसके साथ साथ जो सरप्लस दूध होगा वो जब मार्केट करेगा तो उसको अच्छा पैसा मिलेगा। आज की तारीख में अगर हम देखें तो भारत में भी देसी गाय की इतनी ज़्यादा महत्ता है कि 60 रुपये 70 रुपये लीटर भी हमें ये देसी गाय का, शुद्ध देसी गाय का नहीं मिल पा रहा है। तो अगर देसी गाय के ऊपर हम काम करें और स्पेशली हमारे पश्चिमी राजस्थान की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर जो थारपारकर है, कांकरेज है, गिर है, राठी है, इन नस्लों को अगर बढ़ावा दें और इनको अगर हम प्योर नस्ल में कन्वर्ट करें तो मेरे ख्याल दूध का उत्पादन तो होगा ही होगा। लेकिन साथ साथ जो है किसान इसके मूत्र से, इसके गोबर से अपनी ऑर्गेनिक खेती, जो नेचुरल खेती की अगर अपन बात करें, उससे वो कर पाएगा। और उससे जो अनाज पैदा होगा वो एक अनाज ऐसा होगा, कोई तरह की बीमारी हमारे इस मनुष्य में प्राप्त बिना केमिकल। ये मेरा आपसे मैं डॉक्टर रंगा साहब से मैं बात जानना चाहूँगा कि आपको जो गौपालन है उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है कि मौजूदा वक्त में इससे बड़ी समस्या गौपालकों के सामने कुछ नहीं है, या देसी जब हम गौपालन की बात करते हैं उसमें कोई समस्या क्या है? अभी पशुपालन का काम या गाय का हर उद्योगपति, हर किसान या बड़े फार्म हाउस वाले सब करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी ये है कि गाय की जो थारपारकर नस्ल की गाय है वो सहजता से, सुगमता से अवेलेबल नहीं है। हमने भवाद गौशाला जो देतड़ा के पास में महाअवतार बाबा जी के नाम से जो चालू किया, तो एक साल करीब हमको लग गया 20-25 गायों को लाने में। और पूरे राजस्थान के अंदर एक एक जगह पे हम घूमे और उनको सेलेक्ट करके लाए। तो ऐसे ही कोई भी आदमी, इतना किसी के पास समय नहीं है। हमें ऐसे सहजता से, सुगमता से नंदी उपलब्ध करवाने होंगे और नंदी से जो बछड़ी है
1 साल की 2 साल 1 साल के बाद दूध पीना बछड़ी जब बंद कर देती है, तो ये मतलब ऐसे 8, 10, 15 सेंटर सेंटर है, किसान देना चाहता है, लेकिन इनको मिलाने के लिए अभी किसी ने ऐसी यात्रा, आपने जो यात्रा चालू की है, ऐसी किसी ने यात्रा नहीं की। ऐसे लोगों को सेंटर अभी एक दूसरों को इंटरेक्शन नहीं हुए हैं, ये ऐसा बहुत ज़रूरी है। नंदी की हम बात कर रहे हैं, तो नंदी का हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें? थार पर करके आज की तारीख के अंदर लोगों के पास में 40, 50, 100, 150, 200 नंदी अब उपलब्ध है। यहाँ पर एक नारवा या ऐसी कोई जगह है, उन्होंने संत ने अपने जीवन में रामसुदास जी की सेवा में लगे हुए थे, महाराज जी और नारायण स्वामी हैं, उन्होंने अभी तक में देश को 40 नंदी दिए और उनका जीवन का एक है कि मैं ऐसे 100 नंदी दूंगा। एक ब्राह्मण नंदी नीमला नीमली के पास में है और आज उसकी आप नीमला नीमली की स्थिति देखो, एक नंदी ने इतनी किया है, ऐसे है, देना चाहते हैं। आज काजरी के अंदर नंदी है, लेने वाले पात्र नहीं है। हमें उन पात्रों को, लोगों को मालूम ही नहीं है कि काजरी के पास नंदी है, लोगों को मालूम ही नहीं है कि नीमला निमली के पास में है, या हमारे पास भी आज भवाद गौशाला के अंदर भी कम से कम 10 नंदी होंगे जो हम दे सकते हैं। नारायण स्वामी जी के पास में नंदी है। ऐसी गौशालाएं खूब है, क्योंकि जितनी भी गौशालाएं हैं, धीरे धीरे अपन गौशालाओं को कन्वर्ट करना पड़ेगा गोपालन में। गौशालाएं क्या करती है, 50 से 100 किए, 100 से 200 किए, 300 किए, 500 किए, 1000 किए। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें संवर्धन, सभी गौशालाओं को संवर्धन में लाना है और नंदी की तरफ से जाना है। और जब नंदी अपने पास होगा, उसके बाद में गौसंवर्धन और अनुसंधान दोनों होगा। मैं डॉक्टर व्यास से एक सवाल और पूछूंगा कि नंदी की बात सर ने की, नंदी आज अगर बछड़ी तैयार हो जाती है, लीवर तैयार हो जाते हैं, तो हर कोई पालना चाहता है, लेकिन जहाँ बछड़ा तैयार होता है सब गौशालाओं में दिए आते हैं। तो अब हम इस समस्या का, इस पर कैसे काम करें? गुल्लक पावर जो है अभी हमारी समस्या है, लेकिन इसके अगर ऊपर अपन काम किया जाए तो ये समस्या को अपन निजात पा सकते हैं। पहली बात तो ये कि नंदी भी गोबर देता है, वो गोबर भी हमारे लिए उतना ही महत्व है जितनी गाय का महत्व है, नंबर 1। नंबर 2, उससे हम जो है मैकेनिकल काम, जैसे आज आप देखते होंगे कि कोई भी गांव में ये जो कच्ची गाड़ी का सिस्टम था वो सब बंद हो चुका है। और जबकि अपन ये देखें कि कच्ची गाड़ी का तो तेल है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर हर गौशाला में एक ऐसी कच्ची गाड़ी का इस्तेमाल किया जाए और उस नंदी का उसमें उपयोग किया जाए, उसके साथ साथ उसके मैकेनिकल पावर उपयोग करिए, उसके साथ साथ अपन उसमें बिजली पैदा करने के लिए भी उसे अपन काम में ले सकते हैं। इसमें हम जो है, जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, ऐसे को उनकी सेवाएं साथ में लें और इसे किससे अपन बिजली पैदा कर सकें और इस पावर को हम कैसे उपयोग में ले सकें, तो हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए जो ये बिजली की समस्या है, ये काफ़ी हद तक इसकी समस्या का समाधान हो सकता है। प्रहलाद जी, मैं इसी विषय पर आपसे भी आपके विचार जानना चाहूँगा कि जो बछड़े अगर हो जाते हैं, बछिया अगर नहीं होती है, तो बछड़ा जो है कहीं किसी गौशाला में चला जाता है, या तो उस समस्या को, अगर उस बछड़ों को बचाने के लिए, नंदियों को, सांडों को बचाने के लिए, बैल बचाने के लिए, तो वहाँ उसका कैसे इस्तेमाल करें? मुझे तो आपकी, कैसे बचाएं? मुझे तो एक आपकी बहुत अच्छी बात लगी कि आज भी हर गांव के पास में 1000 से 10,000 बीघा गोचर, ओरण, पायतन, कुंड, तालाब ऐसे अभी भी पड़े हैं। अभी भी पिछले 5, 7, 8 सालों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली राज्य सरकारों के ऊपर इतनी रोक लगा दी है कि किसी प्रकार का इसके अंदर आबादी के लिए पट्टे नहीं जारी करें और न अतिक्रमण करें। इसलिए अभी ये इंटैक्ट पड़े हैं। हमें इनको अभयारण्य, जो आपने कहा, अभयारण्य के रूप में इसको बदल देना चाहिए और यहाँ पर 20-20 बीघा, 25-25 बीघों के ऐसे 100 ब्लॉक, 200, 500 ब्लॉक बनाने चाहिए और उसके अंदर सेवण घास और धामण घास ये लगा देनी चाहिए। हर सांसद के पास में करोड़ों रुपए का उनका MP फंड होता है, इसके राज्य के स्तर पे भी विधायकों के पास होता है। तो ये सहज रूप से देने के लिए तैयार है कि आप नलकूप के लिए पैसे ले जाइए, आप बीज के लिए। ऐसी संस्थाएं राजस्थान के अंदर हो गई है तो हजारों किलो बीज सेवण और धामण का फ्री ऑफ कॉस्ट। सूरत के अंदर एक संस्था है जो बीकानेर के अंदर कई एकड़ के अंदर धामण और सामण ये सेवण लगा के और फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। अपने को ये बीज लेके ऐसे 20-20 बीघों के, 30-30 बीघों के ब्लॉक बना के और उसके अंदर इनको स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाए, ताकि स्लॉटर हाउस में न जाए या कहीं स्लॉटर हाउस में नहीं जाए। और ये धीरे धीरे लोग इनको कृषि के अंदर कैसे उपयोग करेंगे, क्योंकि
ये प्रदूषण का प्रतीक है सारा। अपनी जितनी भी एक अपने बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं यहाँ जोधपुर में, वो पिछले 30-40 साल से जितनी भी अपनी दुर्लभ जड़ी बूटियाँ थी वो इस ट्रैक्टर के कारण से ये फाउंडेशन सीड्स खत्म हो गया। तो उन्होंने मुझे बताया कि पीपिया करके एक बहुत अच्छी आपके राजस्थान के अंदर पर्टिकुलर जहाँ आप जाके आए हैं जैसलमेर के आसपास बहुत अच्छी औषधि है और उसको मैंने संरक्षित कर ली है और उसके सीड्स मैंने टनोबंद आपको मैं दे दूंगा। दूधो लिया है, खीरो लिया है, ऐसी ऐसी मतलब चीज़ें जिनसे रोग निवारण हो रहे हैं, तो वो फाउंडेशन सीड्स वापस तैयार हो जाएंगे। क्योंकि ट्रैक्टर के से अपने केयर ख़राब हो जाता है, कोमड़ियाँ ख़राब हो जाते हैं, ट्रैक्टर से सेवण घास ख़राब हो जाती है। उन्होंने बताया कि एक राजस्थान के अंदर ऐसी ऐसी वनस्पतियाँ हैं जो मतलब अपन आज भी सेवण और धमण ये सारे संरक्षित कर सकते हैं। डॉक्टर व्यास, ये एक समस्या हमने जब वेस्टर्न राजस्थान की तरफ हम लोग घूमे गौराष्ट्र यात्रा में, तो एक गौपालकों की और जो भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमने एक समस्या महसूस की कि वहाँ पर बबूल और बकरी, जी, बबूल ने पूरा का पूरा जो गोचर भूमि है उसको बहुत नुकसान पहुँचाया है। तो उस समस्या से कैसे निदान पाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो नहीं होगा और जहाँ जहाँ बबूल है वहाँ सेवण खत्म हो जा रही है। इवन क्या जहाँ जहाँ बबूल है, विदेशी बबूल, देसी नहीं, देसी में तो बहुत गुण है, जो विदेशी बबूल फैली हुई है उससे सारी सेवण नहीं, कुछ भी कोई भी घास वहाँ पर हो नहीं रही है। देखो बकरी जो है हमारा चलता फिरता फ्रीज है, एक तरह से अपन यूँ कह सकते हैं। गरीब की भी गाय है, हमारे समाज में सब तरह के लोग हैं, तो बकरी पालन भी एक अच्छा व्यवसाय तो ज़रूर है। लेकिन छोटे जो काश्तकार हैं, जो छोटे किसान हैं, जो लघु किसान हैं, सीमांत किसान हैं, वो अपने घर में अगर इसको बांध के और अच्छी तरह से इनको चारागाह दें और सरकार भी इसमें थोड़ी सी इनकी मदद करें, तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि बकरी भी जो है गरीब के लिए एक तरह से गाय है और उनका जो दूध है वो भी उनके जो गरीब के बच्चे हैं उनके लिए कुपोषण से भी समस्या देती है और दूध के उत्पादन में भी सहजता है। तो इसके लिए सरकार को यही करना चाहिए कि उन पशुपालकों को इस तरह की व्यवस्था करे कि उनमें घर में उनको रहने के लिए, बकरियों के रहने के लिए अच्छे आवास की व्यवस्था करे और उनके चारे और बाटे की व्यवस्था जो है वो किसान अपने स्तर पर उस पर करें और उससे व्यवसाय को अच्छा सा डेवलप करें, तो उससे अपन निजात पा सकते हैं। इसके साथ साथ किसान जो है अपने जो दूसरे तरह के पौधे हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि नेपियर घास है। नेपियर घास एक ऐसा घास है जो बहुवर्षीय घास है, एक बार लगाने के बाद में 5 साल तक हरा चारा किसान को देता है। मोरिंगा है जिसको अपन ड्रम स्टिक भी कहते हैं, ये भी एक प्लांट लगाने के बाद में एक प्लांट वर्षों तक इसकी जो पत्तियां हैं वो बहुत ही मनुष्य के लिए भी अच्छी है, पशुओं के लिए भी अच्छी है। अगर उन ऐसे प्लांट्स को अगर अपन लगा दिया जाए, बहुवर्षीय चारे जो लगा दिए जाए, तो इससे अपन निजात पा सकते हैं। मैं बबूल की बात कर रहा था सर, क्योंकि बबूल को लेके मैंने बहुत लोगों का दर्द देखा है कि बबूल बहुत क्षेत्रों में फैल गया है और घास नहीं हो रही उसकी वजह से। तो हमारा ये एक विचार था भारत सिंह राजपुरोहित और हमारा कि पंचायत स्तर पर लोगों की एक टीम बने जो उस अपने क्षेत्र के बबूल को हटाने पर काम करे, क्योंकि अगर बबूल हटेगा नहीं तो घास होगी नहीं। बिल्कुल आपकी बात सही है, इससे मैं सहमत हूँ। लेकिन इसके साथ भी क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में इसकी बहुत तादाद है, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात में आप कच्छ की तरफ जाएंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये जो चीज़ है, बकरियाँ भी इसकी जो फड़ियाँ हैं वो बकरियों के लिए भी इसका काफ़ी अच्छा चारा में भी काम आती है। लेकिन आपकी ये बात से मैं सहमत हूँ कि इसमें अपन को इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि किस तरह से इसको अपन जड़ से समाप्त किया जाए और उसकी जगह अच्छे ऐसे चारे वाले पौधे जो है उसको किसान को प्रमोट करें जिससे कि वो चारा लगाए। डॉक्टर व्यास रंगा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं फार्म के अंदर बने थारपारकर गायों के बाड़े की ओर। सबसे पहले ये नंदी महाराज दिखते हैं और भाई साहब आप अपना नाम बताइए और मुझे ये बताइए कि ये इसकी उम्र अभी लगभग कितनी होगी? ये भी 3 साल का है और सत्यम नाम है इसका जी, और बहुत ही अच्छा इसका सत्यम नाम है और 2-3 साल से हमारे पास में है। अच्छा, तो अभी इसका हम ब्रीडिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, ब्रीडिंग में इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, तो आप क्या करते हैं यहाँ पर? मैं तो गौ सेवा ही कर रहा हूँ। गौ सेवा ही कर रहे हैं। तो ये आप ये देखेंगे इधर भी कुछ बछड़े दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पर। ये भी नंदी महाराज हैं। नंदी तैयार हो रहा है आने वाला, देखिए, और ऊंचा एकदम मस्तक है और पूरा शरीर से एकदम लग रहा है कि बहुत ख्याल रखा जाता है इसका।
और वो भी आप लाल थारपारकर में ही कुछ साहिवाल मिक्स हो गया है डॉक्टर साहब? हाँ साहिवाल। साहिवाल मिक्स हो गया है और थारपारकर, वहाँ भी थारपारकर है। और इनका आप प्यार देख सकते हैं, थारपारकर नस्ल एक दूसरे से बड़ा। सत्यम की माँ यही है। अच्छा, इसी बाड़े में हाँ, इसी सत्यम की बाड़े माँ में, यहीं पे तैयार हुआ है ये। सत्यम की माँ को भी हम लोग देखेंगे। और आप देखेंगे इस तरफ भी जो है गौ माताएं हैं। यहाँ पर सबके आप देखोगे सीन में जो है लाल रंग जरूर किया गया है। यहाँ पर मुझे कुछ एक नई और खास बात दिखी है। लाल रंग क्यों किया जाता है डॉक्टर साहब? लाल रंग वैसे ऐसे पहचान के लिए, पहचान, भी है। खूबसूरती भी निखर के आती है। थारपारकर नस्ल को जो है शहर के बीचों बीच पन्नालाल रंगा जी ने यहाँ पर इनका पालन पोषण किया है। एक यहाँ पर भी एक फार्म का निर्माण किया है। ये अभी ये कब भी आई है भाई साहब? ये कितने दिन हुए? 20-25 दिन। हाँ, तो 20-25 दिन की ये बछड़ी है। बछड़ी है या बछड़ा है? बछड़ा है। हाँ, ये बछड़ा है, ये भी बछड़ा है। और हल्का इसमें डॉक्टर साहब ये ब्राउनिश होगा या आगे वाइट हो जाएगा ये पूरा? अपना आप वाइट हो जाएगा। ये भी नेचुरली वाइट हो थारपारकर जाएगा। की एक पहचान है, जो वो लाल आता है ना हाँ, माथा, सामने में जो माथा जो लाल है, शुरू माथा। थारपारकर के नंदी की ये खूबी है कि अगर सामने वाला हिस्सा, माथे वाला हिस्सा लाल हो और फिर धीरे धीरे ये सफ़ेद हो जाएगा। गर्मियों में ये एकदम प्योर सफ़ेद हो जाएगी या हो जाएगा। अभी छोटा है। माँ, इसकी माँ को लग रहा है कि कोई अननोन लोग आए हुए हैं, तो इसलिए शायद तभी ये आवाज़ कर रही है ना। हाँ। तो तभी आवाज़ कर रही है। तो टोटल कितने हैं यहाँ पर? कितने गौवंश है टोटल? टोटल 20 गोवंश। टोटल 20 है। तो आप क्या करते हैं यहाँ पर? यहाँ सेवा ही करते हैं। सेवा करते हैं, घास फूस देते हैं सही टाइम पे? घास फूस, पानी वगैरह सब कुछ व्यवस्था और रहता है। फीड वीड और सूखे में क्या क्या देते हैं? सूखे में ये चना है, हाँ, गेहूँ है, जौ है, बाजरा है। अच्छा, तो सुबह कितने बजे उठ जाते हैं? सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। सुबह 5 बजे। और दूध कब निकालते हैं? दूध 5:30। 5:30। और शाम को? शाम को 5 बजे के बाद में। तो सबसे ज़्यादा दूध कौन गाय देती है? वो गाय वहाँ दूसरे बाड़े एक टाइम कितना है उसका? लगभग 6-7 किलो है। 6-7 किलो एक टाइम है। देखिए, शहर के बीचों बीच है। अगर आपकी हरी घास, ग्रीन पाउडर का अच्छा आप उपयोग कर लेते हैं, अगर आपकी व्यवस्था है, तो शहर के बीचों बीच भी अगर आपके पास लैंड है तो आप इस तरीके का एक मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। आप देखेंगे बहुत नेचुरली शेड का निर्माण किया गया। कोई पक्का शेड नहीं बनाया गया है, नेचुरली शेड का निर्माण किया गया है। टीन का इस्तेमाल किया गया छत पर, और नीचे लोहे के खंभे बनाए गए हैं। तो एक ये सामने गौ माता दिख रही है। तो कौन सी, यही है वो गौ माता? हाँ, यही है। कितना है इनका लीटर दूध बताया आपने? 6-7 लीटर। 6 से 7 लीटर, यानी दिन का करीब 14 से 15 लीटर ये इनकी क्षमता है दूध देने की। वो देखिए वो सामने, वो कैसी है डॉक्टर साहब? उसी की है। जोरदार है सर। जोरदार ना, एकदम माथा परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। इतनी खूबसूरत बछड़ा बछड़ी है, बछड़ी है, एकदम खूबसूरत बछड़ी। माथा तो बहुत ही सुंदर है। और धीरे धीरे अगर थोड़ा सा और क्या सर्दी में थोड़े बाल ये खड़े हाँ, बाल खड़े हो जाते हैं। और लेकिन में तो- कुछ ही दिनों में जो है, जैसे गर्मी आएगी तो ये एकदम बिल्कुल इनका बिल्कुल शरीर पूरा निखर के आ जाएगा। इनकी माँ का रिकॉर्ड करीब 15 लीटर है और ये बड़ी होंगी। अगर सत्यम का रिकॉर्ड अच्छा है तो हो सकता है ये उससे भी ऊपर चली जाए। तो कुल मिला के और भी गौ माता है यहाँ पर। ये नई है उनके। ये कैसी है? ये ड्राई में है अभी सर, ये ड्राई पीरियड में मुझे जाने वाली है ड्राई में। मैंने आपको बताया था कि सत्यम की माँ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये सत्यम की माँ है। अब सत्यम का इस्तेमाल यहाँ इसी सेंटर में जो है ब्रीडिंग के लिए किया जा रहा है। इस वक्त सत्यम की ये माँ जो है ड्राई पीरियड में है और अभी ये दूध नहीं दे रही है, लेकिन इनकी जो पीढ़ी है वो पीढ़ी बहुत अच्छी है। इनका मिल्क रिकॉर्ड भी अच्छा है, इसीलिए सत्यम को जो है ब्रीडिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है, संवर्धन में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इस सेंटर में जो है सत्यम की ही आने वाली पीढ़ियाँ तैयार हो रही हैं, क्योंकि मिल्क क्षमता अच्छी रही है। 10 से 15 लीटर दूध देने की क्षमता है। तो अगर सत्यम जैसे नंदी हो तो और भी बेहतर काम हो सकता है, और सत्यम से भी बेहतर नंदी हालांकि इस क्षेत्र में है। भारत सिंह राजपुरोहित के पास ब्राह्मण 200 है और उसका मिल्क रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। तो अगर वैसे नंदी, सत्यम जैसे नंदी हो तो किसी भी फार्म का कायाकल्प हो सकता है।